हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टेल्स पे। इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। एक चैप्टर में एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और ये सीरीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। बोर्ड्स की प्रिपरेशन में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बोर्ड्स की प्रिपरेशन में भी हेल्प होगी, एज वेल एज जो आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे नीट एंड जेई, उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस सीरीज से। तो आप लोग अच्छे से यार एनसीईआरटी पढ़ते जाइए, क्योंकि यार काफ़ी बार जो आपका जो पेपर आता है नीट का या फिर जेई का, वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है। एनसीईआरटी से यार डायरेक्ट लाइनों से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोगों को एनसीईआरटी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसी के लिए ये सीरीज हम लोगों ने डिज़ाइन करी है। ठीक है, तो चलिए यार आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का एनसीईआरटी लेके बैठो साथ में। जो जो मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं, जो जो मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं, जो जो मैं लिखते जा रहा हूं, आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी में लिखते जाओ, ताकि एक आप लोगों के पास इस वीडियो के एंड तक एक तरीके से शॉर्ट नोट्स हो जाए। हम लोगों को हाईलाइटेड पॉइंट्स पता चल जाए कि यार एनसीईआरटी के क्या क्या हैं, और जैसे ताकि हम लोग जब रिवीजन करें तो वो हमारा बहुत अच्छे से रिवीजन और फास्ट तरीके से हम लोग रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए यार स्टार्ट करते हैं। हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखिए, हमें पता है यार सॉल्यूशन बनता कैसे है। सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स करते हो तो आपका सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कितने तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं और सॉल्यूशन होता क्या है। तो पहली बात तो ये समझो कि यार सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर रहता है, हेटेरोजीनियस नहीं रहता है, होमोजीनियस मिक्सचर रहता है। कितने का? दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं या फिर मोर देन टू कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो देखिए, एक होता है ये रहा आपका सॉल्वेंट और एक होता है आपका सॉल्यूट। अब यार मेजर दिक्कत ये आती है कि हम लोग पहचाने कैसे कि कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्वेंट होता है वो होता है ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है आपका सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूट होता है वो होता है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट, वो होता है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट। जैसे यार चीनी है, शक्कर है, उसको आप पानी में डालते हो तो शुगर क्या होती है? सॉल्यूट होता है। और सॉल्वेंट कौन होता है आपका? पानी। तो सॉल्वेंट कौन है? ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग कौन से सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है दो कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। और वो दो कंपोनेंट क्या रहेंगे? एक सॉल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ये होते हैं आपके बाइनरी सॉल्यूशन। करेक्ट। अब देखो यार, अलग अलग फेजेस होते हैं हमारे। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, आपका गैसियस फेज भी हो सकता है, लिक्विड फेज भी हो सकता है, सॉलिड फेज भी हो सकता है। तो इसकी यार यहां पे हम लोगों को एक टेबल दे रखी है। ठीक है, ये यार ये एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं इनके। हमको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस टेबल को एक बार आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे गैसियस सॉल्यूशंस हैं तो उसमें देखिए जो सॉल्वेंट है आपका वो कौन है? गैस है। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट कौन है? गैस है। जैसे अब लिक्विड सॉल्यूशंस है तो आपका सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड है। तो जो सॉलिड सॉल्यूशंस है उसमें सॉल्वेंट कौन है? आपका सॉलिड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको यार आप लोग ये सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे अमलगम्स होते हैं जो, है ना, ये आप देख सकते हैं, या फिर ये कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, ये सॉलिड और इन सॉलिड का है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप लोग एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देखिए। अब क्या है, जो यार हमारे सॉल्यूशंस हैं उनकी कुछ कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं। हम लोग उन सॉल्यूशंस को किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो देखिए वही हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखनी है। जैसे यार आप केमिस्ट्री लैब्स गए होंगे तो यार वहाँ पे जैसे HCl की बॉटल होएगी तो उसके ऊपर एक वाइट चिट होती है, तो उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है कि 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है या फिर इतनी मोलैरिटी का है। तो वो जो चिट पे लिखा हुआ होता है वो क्या होती है? उनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है कि यार HCl की इतनी कॉन्सेंट्रेशन है। तो अलग अलग तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालने के। ये आप लोग यार मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हो, वापस इस चैप्टर में आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नीट में आ सकता है, जेई में भी एक क्वेश्चन आप लोग यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या रहता है, आपके अलग अलग परसेंटेजेस रहती हैं। पहले हम देख रहे हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को क्या बोल रहा है? ये W/W। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज W/W।
ध्यान रखना यार, जो हमेशा पहला टर्म रहेगा ये रहेगा हमेशा सॉल्यूट का, ठीक है, और ये दूसरा टर्म रहेगा ये हमेशा किसका रहता है, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज मास कंपोनेंट का डेफिनेशन क्या हो गई, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। मास ऑफ कंपोनेंट, यहां पे कंपोनेंट क्या बोलना चाह रहा है, वो सॉल्यूट को ही बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज W बाय W का मतलब ऊपर आपको रखना है मास सॉल्यूट का, नीचे मास रखना है सॉल्यूशन का, इनटू 100 कर देना है परसेंटेज के लिए। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, देखो अगर जैसे कोई सा भी सॉल्यूशन दे रखा है क्या, 10% ग्लूकोज इन वाटर, 10% W बाय W है ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं तो उसमें 10 ग्राम कौन होगा, ग्लूकोज होगा। 10 ग्राम ग्लूकोज इन वाटर का मतलब है अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं तो 10 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज होगा, और बाकी बचा हुआ 100 ग्राम या टोटल सॉल्यूशन है, 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो वाटर कितना होगा, ऑब्वियसली इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपका वाटर कितना रहेगा, आपका 90 ग्राम आपका वाटर रहेगा। तो ये होता है परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है। दूसरी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती है वो आती है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगेन याद करने का तरीका यही है यार, जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें जो पहला हमेशा कंपोनेंट रहेगा वो किसका रहेगा, सॉल्यूट का रहेगा, और जो दूसरा हमेशा कंपोनेंट रहेगा वो किसका रहेगा, सॉल्यूशन का रहेगा। तो देखिए इसकी भी डेफिनेशन क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट बोले तो सॉल्यूट, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब अगेन इसका भी क्या ही बेसिक डेफिनेशन है कि अगर 100% इथेनॉल सॉल्यूशन है इन वाटर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 100 ml, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ रहे हैं ना, 100 ml सॉल्यूशन ले लूं, 100 ml सॉल्यूशन ले लूं, और आपका परसेंटेज कितना है, 10% इथेनॉल है, तो इसमें 10 ml किसका होगा, इथेनॉल का, और बाकी बचावा 90 ml किसका होगा, वाटर का होगा, ठीक है। तो देखो यही दे रखा है, इसमें 10 ml किसका है, आपका इथेनॉल का है, ठीक है, और टोटल कितना हम ले रहे हैं, 100 ml ले रहे हैं हम सॉल्यूशन का। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। और कौन सा होता है, अगेन मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो देखो परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम लूंगा तो ये हमेशा पहला कंपोनेंट किसका, सॉल्यूट का, तो आपको मास या फिर वेट लेना है सॉल्यूट का, और सेकेंड कंपोनेंट किसका, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम आपको लेनी है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सॉल्यूशन की आपको वॉल्यूम लेनी है और आपको सॉल्यूट का लेना है मास, करेक्ट है। ऐसे ही होता है एक पार्ट्स पर मिलियन, जैसे यार परसेंटेज होती है वो किससे निकलती है, 100 से निकलती है ना, पर मिलियन, मिलियन क्या होता है आपका 10 to the power 6, 10 to the power 6। तो देखो पार्ट्स पर मिलियन का क्या आपका डेफिनेशन आ रहा है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। वहां पे यार 100 से मल्टीप्लाई करने थे क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे, यहां पे हम लोग 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम मिलियन में निकाल रहे हैं। ये जो यार पार्ट्स पर मिलियन है या फिर ऐसे ही होता है पार्ट्स पर बिलियन, ये सबके सब हम लोग वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जिसकी यार कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, जो बहुत डाइल्यूट होते हैं, उनके लिए हम लोग ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यार, जैसे देखिए आपको दे रखा है 5.8 ppm दे रखा है, 5.8 ppm दे रखा है, तो इसका मतलब 5.8 पार्ट्स हैं पर मिलियन। एक मिलियन में 10 to the power 6 में कितने पार्ट्स हैं, 5.8 पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब होता है ये ppm, ठीक है। और बहुत ही जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, उनके लिए हम लोग ये एक्सप्रेस करते हैं। और देखिए और है जैसे आपका मोल फ्रैक्शन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल हम लोग किससे यूज करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। होता क्या है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, तो कैसे निकालते हो, खुद के मोल्स ऊपर रख दो यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स आप लोग डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, ठीक है। तो जैसे देखो XA है तो खुद के मोल्स ऊपर, टोटल मोल्स नीचे, दो कंपोनेंट मान लिए A और B, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, Na प्लस NB। ऐसे ही मैं आप कोई सा भी ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया, XI खुद के मोल ऊपर और डिनोमिनेटर में क्या रहेंगे आपके हमेशा टोटल मोल्स। अब एक खास बात क्या रहती है आपकी, अगर आप यार इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अगर आप मोल फ्रैक्शन ऐड करो तो हमेशा वो क्या आता है, 1 आता है। जैसे सपोज करो 2 कंपोनेंट है,
है ना, हम लोगों को तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने हैं। जैसे दो कंपोनेंट है तो एक का मोल फ्रैक्शन x1, दूसरे का मोल फ्रैक्शन x2, ऐड करोगे तो कितने आएगी वैल्यू 1। अब जैसे सपोज करो तीन कंपोनेंट है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितनी वैल्यू आएगी 1। तो आप इंडिविजुअल कंपोनेंट अगर सबके ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1 मोल फ्रैक्शन ऐड करने पे। ठीक है, चलिए तो यही सब दे रखा है यार यहाँ पे। और देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन समझते हैं। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये रहा, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। मतलब इधर आपको क्या दे रखा है 20% W/W दे रखा है, किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। इसका मतलब क्या होता है कि यार अगर मैं 100 ग्राम, ये तो समझाया था, 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं तो इसका मतलब उसमें 20 ग्राम कौन है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, और बाकी बचा हुआ कौन है, आपका वाटर सॉल्यूशन। जैसे देखो कुछ भी नहीं दे रखा है आपको, सॉल्वेंट कुछ भी नहीं दे रखा है तो उसमें सॉल्वेंट हम क्या मानते हुए चलेंगे, वाटर। तो 80 ग्राम कौन है आपका, वाटर, करेक्ट। अब आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है, आपको यार देखो मास पता चल गया 20 और 80, तो यहां से देखो मोल्स निकाल लो, 20 अपॉन मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकॉल का 62, तो आपके पास इसके मोल्स आ गए। 80 मास वाटर का था, इसका आपने मोलर मास से डिवाइड कर दिया 18, तो इसके आपके पास मोल्स आ गए। अब कुछ नहीं यार, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। तो देखो खुद के मोल कितने, 0.322, टोटल मोल कैसे ऐड कर दो दोनों के, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया इसका, करेक्ट। वाटर का निकालना है तो 1 से माइनस कर दो, या फिर अगेन सेम आप डेफिनेशन से जा सकते हो कि वाटर के मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा आपके पास वाटर का मोल फ्रैक्शन। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा 1, ठीक है। तो ऐसे यार सॉल्व एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता हुआ जाऊंगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी हम लोगों को पता है क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेनी होती है, लीटर में लेना होता है, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं यार, इस 5 ग्राम से क्या करो, मोल्स निकाल लो यार NaOH के। तो देखो मोल्स निकाल लिए, करेक्ट। अब कुछ नहीं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर में, ठीक है। इसमें किस में दे रखा है, ml में होते हैं, तो आप लोगों को 1000 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, मोलारिटी आ जाएगी। कुछ नहीं यार, उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर जाके 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ गई आपके पास मोलारिटी, ठीक है। चलो ऐसे ही अब क्या होती है आपकी मोलालिटी होती है। अब मोलालिटी क्या रहता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यार इस चीज को ध्यान रखना है, अब तक जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रही थी उन सब में डिनोमिनेटर में कौन आ रहा था, सॉल्यूशन। लेकिन मोलालिटी एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहां पे डिनोमिनेटर में कौन आता है, सॉल्वेंट। तो आपको मास लेना है किसका, सॉल्वेंट का, और ऊपर तो क्या लेने हैं, मोल्स लेने हैं सॉल्यूट के, ऊपर क्या लेने हैं, मोल्स लेने हैं सॉल्यूट के। क्लियर है। तो यार ये सारे के सारे क्या हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। ये यार ध्यान रखना जहां पे भी वॉल्यूम आएगा, जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे वॉल्यूम हमें पता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, और कहीं पे भी यार अगर मास आएगा तो वो क्या होती हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वो क्या रहती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। वही सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर पैरा में बता रखा है, जैसे देखो परसेंटेज मास, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है क्योंकि इनमें मास आता है, ठीक है। वेयर एज मोलारिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ऐसी जो परसेंटेज V/V थी, वॉल्यूम आ रहा है तो वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा अब ये देखिए यार, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड एंड 75 ग्राम बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन आपका क्या है इस केस में, सॉल्वेंट है। तो कुछ नहीं यार, यहाँ पे 2.5 ग्राम दे रखा है तो इससे यार मोल्स निकाल लो। इथेनोइक एसिड का मोलर मास कितना है, 60 है, तो यहाँ पे देखो मोल्स आ गए हमारे पास। अब आपको क्या कर रहा है, अब मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखो ये 75 ग्राम है, ये ग्राम में है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सेम मोलारिटी जैसे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी मोलालिटी, ये आ गई मोलालिटी। ऑलराइट, अब यार देखना, ये जब मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करते जाऊंगा, अब आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अब आप जब खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों से बेहतर तरीके से होने लगेंगे, ठीक है।
चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यार, अब हमारा असली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब जो चैप्टर है, अब उसमें सबसे पहला टॉपिक आ रहा है, वो है सॉल्युबिलिटी। तो देखो यार, बहुत सारी चीजें सॉल्युबल रहती हैं। जैसे आप कुछ यार पानी लो, उसमें नमक डाल दो और उसको मस्त ऐसे घुमाओ, तो वो क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है आपका नमक, करेक्ट। लेकिन आपने और नमक डाला, फिर आपने और घुमाया, फिर भी यार वो सॉल्युबल हो गया। लेकिन ऐसा एक पॉइंट आता है कि जब नमक आप और डालोगे, सॉल्यूट आप और डालोगे, वो डिसॉल्व नहीं होगा। एक ऐसा पॉइंट आता है ना? तो उधर हम लोगों को उस पॉइंट पे क्या होता है, ये सारी चीजें हमको बात करनी है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि यार सॉल्युबिलिटी होती क्या है। Solubility of a substance is the maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। कि मतलब यार नमक डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, जितना मैक्सिमम है ना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उतना हो चुका है, वो उसकी क्या है? सॉल्युबिलिटी है। वो उसकी क्या है? सॉल्युबिलिटी है। अब किन किन फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि यार नेचर क्या है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, और किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। अब हमको ये सॉल्युबिलिटीज देखनी है। देखिए अब जैसे अब हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी किसकी? एक सॉलिड की। सॉलिड को आप डाल रहे हो लिक्विड में, तो क्या क्या सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, कैसे क्या रहेगा? अब एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब इसका मतलब क्या है कि यार अगर कोई कंपाउंड पोलर है तो उसको, जैसे जो सॉल्यूट है आपका वो पोलर है, तो उसको जो सॉल्वेंट चाहिए रहेगा वो क्या चाहिए रहेगा? पोलर ही चाहिए रहेगा। और ऐसे ही अगर आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर है, वो आपका क्या है? नॉन पोलर है, तो उसको सॉल्वेंट भी क्या चाहिए होगा? नॉन पोलर चाहिए होगा। उसको नॉन पोलर ही सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। जैसे देखो यहां पे दे रखा है, जैसे NaCl है ना, या फिर शुगर है, दे रेडिली डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड्स है। पानी भी आपका पोलर है, डिसॉल्व हो जाता है। वेरस जैसे नैप्थलीन और एंथ्रेसीन, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। ये किस में डिसॉल्व होते हैं? बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि बेंजीन क्या है? नॉन पोलर। नैप्थलीन और एंथ्रेसीन भी क्या है? नॉन पोलर। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम सेम अगर प्रॉपर्टी है, पोलर है तो पोलर में, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में, ठीक है। अब देखिए आप लोग है ना डिसॉल्व कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? सॉल्यूट को डाल रहे हो सॉल्वेंट में, करेक्ट। अब देखिए एक स्टेज आती है जहां पे और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, जहां पे और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब और ज्यादा सॉल्यूट, such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is known as saturated solution। कि यार अति हो चुकी है, अब आप एंड पे पहुंच चुके हो कि यार और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड मतलब, देखो अनसैचुरेटेड मतलब कि अभी यार और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। सही बात है, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब यार जो आपका सॉल्युबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? मेजरली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और प्रेशर पे डिपेंड करती है, ठीक है। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। इन एडिशन टू दीज देयर आर अदर टू पैरामीटर्स। नेचर की तो हमने बात कर ली कि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर तो पोलर, नॉन पोलर तो नॉन पोलर। और कौन से दो फैक्टर्स हैं? और है आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो इधर देखो ये सब कुछ जो लिख रखा है ना, कैसे बोल रहा है? ये ली चैटलिस प्रिंसिपल के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे? अगर यार आपका जो सॉल्यूशन है, जब आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाला और मिक्स करा, तो क्या हो रही है? सॉल्युबिलिटी हो रही है। तो अगर ये जो प्रोसेस है जिसको हम डिसोल्यूशन बोल रहे हैं, प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक में मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। सीधी सीधी बात है यार, अगर आपका जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्लियर? Effect of pressure. Pressure does not have any significant effect on solubility of solids in liquid। जब आप एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना चाहते हो तो प्रेशर इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है, टेम्परेचर करता है। टेम्परेचर का मैं रिपीट कर देता हूं, प्रोसेस एंडोथर्मिक तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी,
प्रोसेस एक्सोथर्मिक तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये बात करी हमने। और देखो अब हम क्या देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, एक गैस को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, जैसे यार कोक होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस डिसॉल्व होती है, CO2। तो आप बेसिकली एक गैस को एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, तो कौन कौन से यार फैक्टर्स होते हैं वो देखिए आप लोग, है ना। तो देखो यार इतना सारी ये सारी चीजें इसने समझा रखी हैं, ये पूरी चीज यहाँ पे जितनी भी आपको पूरी चीज दिख रही है, देखो इसमें सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि इसने इस डायग्राम से समझिए, इस डायग्राम से समझिए, आपका ये कोई सॉल्यूशन है, ये आपका इसने सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, ऊपर देखो इसने एक केस में W1 वेट दे रखा है और इसमें एक केस में इसने थोड़ा वेट बढ़ा दिया है। तो वेट बढ़ा दिया है तो क्या प्रेशर बढ़ा दिया, फोर्स बढ़ा दिया ना, तो उसने क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। तो सीधा सीधा यार अगर आप प्रेशर लगाओगे तो जो गैस रहेगी वो बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, वो ज्यादा डिसॉल्व होती जाएगी। यार इससे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक है, जैसे आपकी ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है ना, डायग्राम पे नहीं जाना है, फीलिंग्स देखनी है आप लोगों को। इधर है ना आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, और सपोज करो यहां पे आपकी कौन प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। तो जैसे ही आप ऊपर से यार जब अगर प्रेशर लगाओगे, इसको ऊपर से आप प्रेशर लगाओगे, गैस को दबाओगे, तो गैस क्या करेगी, सॉल्यूशन में जाती जाएगी, सॉल्यूशन में जाती जाएगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पे यही बोल रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। आप प्रेशर लगाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब इस पूरे पैराग्राफ में ये एक्सपेरिमेंट समझा रहा है कि जिसमें उसने ऊपर प्रेशर ज्यादा लगाया तो गैस डिसॉल्व होती गई, गैस डिसॉल्व होती गई। अब इसी को ही क्या बोला जाता है, हेनरीज लॉ। क्या बोला जाता है, हेनरीज लॉ। ठीक है, देखो हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हेनरी लॉ। सीधा सीधा क्या बात है यार, हेनरी ने क्या बोला कि यार जितना ज्यादा ऊपर प्रेशर रहेगा, जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होती जाएगी। सीधा सीधा हेनरी ने ये बोला। तो देखो उनका स्टेटमेंट क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। मतलब आप ऊपर कितना प्रेशर लगा रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होती जाएगी। क्लियर, ये हम प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। अब उन्हीं के ही एक भाई थे डेल्टन, उन्होंने भी यार बहुत ज्यादा सपोर्ट करा हेनरी को। उन्होंने बोला कि सही बोल रहा है यार, ये जो हेनरी भैया हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, जैसे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। सीधी सीधी बात है यार, अगर आप प्रेशर ज्यादा डालोगे तो गैस क्या करेगी, सॉल्यूबल होती जाएगी। तो गैस सॉल्यूबल होती जाएगी तो इस सॉल्यूशन में गैस की जो क्वांटिटी है वो क्या करती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर गैस की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी तो उसका मोल फ्रैक्शन, उसके मोल्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो वो यही बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें पता है यार, ये तो सेम बात बोल दी आपने, सॉल्यूबल होगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, है ना। तो वही चीज है। अब कई बार यार चीजें आप जैसे पढ़ते हो, आप जैसे खुद पढ़ रहे हो तो यार ये चीजें कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं आपको, बोल वो ही रहा है ना। तो यही इस सीरीज का मोटो है कि आपको यार एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे दें कि भैया देखो ये ऐसा है, कुछ इतने परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये बोलना चाह रहा है। क्लियर, चलो और देखो एक और जो अब हेनरी का जो फाइनल स्टेटमेंट आ गया, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, जो ऊपर लग रहा है ना, जो आप इधर लगा रहे थे, जैसे जो आप इधर प्रेशर लगा रहे थे, इसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो जो पार्शियल प्रेशर है किसका, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब जितना ज्यादा आप ऊपर प्रेशर लगाओगे उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा गैस का सॉल्यूशन में, क्योंकि यार उतनी ज्यादा वो क्या डिसॉल्व होती जाएगी, उतनी ज्यादा वो डिसॉल्व होती जाएगी। तो P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। ये क्या है, ये गैस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द गैस। देखो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस, गैस पे डिपेंड करता है ये। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अच्छा
अब यार एक और बात है, जैसे अगर सपोज करो मैं प्रेशर सेम लगा रहा हूं, मैंने दो गैसेस ले ली ए और बी, मैं प्रेशर दोनों पे पी ए और पी बी प्रेशर मैं दोनों पे सेम लगा रहा हूं, तो इस पार्शियल प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं, के एच किसका, ए गैस का, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, करेक्ट, इक्वल्स टू के एच किसका, बी का, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, करेक्ट है ना, यहां तक चीजें सही हैं। अब प्रेशर आप क्या लगा रहे हो, सेम लगा रहे हो, प्रेशर सेम लगा रहे हो। अब अगर सपोज करो एक्स ए ज्यादा है एक्स बी से, इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन में ए गैस ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूशन में ए गैस ज्यादा डिसॉल्व हो रही है, मतलब ए इज मोर सॉल्यूबल, ए इज व्हाट, मोर सॉल्यूबल। तो यार अगर दोनों को बराबर होना है, एक्स ए ज्यादा है तो के एच ए का क्या रहेगा, कम रहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो जो सॉल्युबिलिटी रहती है और के एच रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। देखो ये यहां पे इधर टेबल में भी बता रहा है ये, मैं देखो यहां पे लिख देता हूं, जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच, ठीक है। जैसे देखो यहां पे आपका वैल्यूज ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सम सेलेक्टेड गैसेस एंड वाटर बोल रहा है, तो यहां पे देखो यार ये हेनरी का कांस्टेंट है, ना, तो यहां पे सबसे ज्यादा हेनरी का कांस्टेंट इसका है, तो सबसे कम सॉल्यूबल रहेगा ये, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी है और जो के एच है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, क्लियर है ये चीज, ऑलराइट, बहुत अच्छे। दो फैक्टर्स थे, प्रेशर की तो बात कर लिया यार, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर क्या था, टेम्परेचर, तो देखो यहां पे ये क्या बोल रहा है, टेम्परेचर आप जो सॉल्युबिलिटी रहती है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो यार ये जो प्रोसेस रहता है ये रहता है आपका एक्सोथर्मिक, हमेशा प्रोसेस क्या रहता है, एक्सोथर्मिक। तो अगर जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सोथर्मिक में क्या होता था, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती थी, करेक्ट। तो देखो यहां पे ये इसने इधर समझा रखा है, टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन, इधर कितना है 303, तो देखो 303 का केएच क्या हो गया, ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है ना। टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, केएच बढ़ गया ना तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। यहां पे टेम्परेचर कम है तो केएच की वैल्यू क्या है, कम, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अब देखो यार ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो यार उसी के लिए ये सीरीज है कि आपको यार सिंप्लीफाई करके चीजें मिल जाए, ऑलराइट। तो जब टेम्परेचर, यहां पे लिख रहा हूं मैं, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो, या फिर सॉल्युबिलिटी, यहां पे ये लिख लो, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, किसकी, गैस को आप अगर सॉल्युबल करना चाह रहे हो, किसमें, लिक्विड में, ठीक है। ये मैंने यहां पे भी आपको लिख के बता दिया है, आप ये चीज भी अपने एनसीईआरटी में लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है यार। और देखो अब जैसे यार ये एक न्यूमेरिकल आ गया, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कुछ नहीं यार, आप लोगों को पूछ रहा है, इफ N2 gas is bubbled through water at इतना, how many millimoles of N2 would dissolve in 1 liter of water, assume that N2 exerts a partial pressure of इतना, और आपको हेनरी कांस्टेंट भी दे रखा है इतना। अब देखो यहाँ पे क्या है, K बार है 76.48 किलो बार, है ना। तो आपने पहले तो क्या करा, हेनरी लॉ लगाया, P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, तो x इक्वल्स टू पी बाय के एच। तो यहाँ पे प्रेशर आपने लगा दिया, दे दिया, क्वेश्चन में दे रखा था 0.987, और किलो बार था तो यहाँ पे आपने इसको क्या लिख दिया, 76480 कर दिया, बार बार में लिया है दोनों में आप, ठीक है। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया इतना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, खुद के मोल अपॉन टोटल मोल्स। अब देखो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है यार, ये 55.5 कहां से है ये समझा रहे हैं। 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी का मतलब होता है डेंस, इधर 1000 ml हो गया, डेंसिटी कितनी रहती है पानी की, 1 ग्राम पर ml रहती है ना। तो अगर 1000 ml है तो आपका वेट भी कितना है इसका, 1000 ग्राम है, ठीक है। तो मोल्स निकाल लो आप यार, यहां से मोल्स निकालोगे तो क्या आएगा, 1000 अपॉन 18, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है, ये 55.5, ठीक है। तो इसने तो यार डायरेक्ट यूज कर लिया है, तो ये रहता है 55.5। तो मोल्स पानी के कितने होंगे, 55.5।
आपको N2 के मोल्स N मान लिए मैंने, यही पूछा है। अब देखो 55.5 के कंपैरिजन में इसने इस N को क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, इतना हम यार अप्रोक्सीमेशन लेके चल सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसने इस N को निगलेक्ट कर दिया, कुछ नहीं, फिर सॉल्व करा तो इसने पास ये मोल्स आ गए। ठीक है, इस N को इसने निगलेक्ट कर दिया, इस N को इसने निगलेक्ट कर दिया। क्लियर है? चलिए और देखिए। अब यार ये कुछ कुछ आपके एक्सप्लेनेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं किसके, हेनरीज लॉ के। तो पहली बात तो वही जो CO2 हम लोग डिसॉल्व करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, वो एप्लीकेशन है आपका किसका, हेनरीज लॉ का। और क्या एप्लीकेशन होता है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, पूरा एकदम सिलेंडर अपने साथ लेके चलते हैं, पूरा पंप गैस वैस का है ना, वो साथ में लेके चलते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मेडिकल कंडीशन अवॉइड करने के लिए, जैसे बेंड्स एक मेडिकल कंडीशन होती है, क्या कर रहे हैं यार वो स्कूबा ड्राइवर्स, उस पंप से एयर ले रहे हैं, ठीक है। तो यार उसमें क्या होता है, जैसे जैसे वो नीचे जाते जाते हैं तो उन पे प्रेशर बढ़ता जाता है, नीचे जाते जाते तो हाइट डेप्थ लेते जा रहे हैं वो, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता जाता है तो जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, वो सांस लिए जा रहे हैं उस पंप से, तो उसमें जो आर्टिफिशियल गैसेस हैं वो आपके ब्लड के अंदर एंटर करती जाती हैं, ज्यादा एंटर करती जाएंगी क्योंकि ज्यादा प्रेशर हो गया है। अब जैसे ही वो ऊपर आती हैं तो प्रेशर अब कम होता है, तो गैसेस वापस ब्लड से बाहर जाना चाहती हैं। तो जैसे ही वो बाहर जाना चाहती हैं तो वो एक बेंड कंडीशंस में डेवलप हो जाता है। मतलब देखो, दिस रिलीजेस, जैसे वो ऊपर आ रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दिस रिलीजेस द डिसॉल्व्ड गैसेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स आ जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। काफी खतरनाक रहते हैं ये जिंदगी के लिए। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, जो अपना सिलेंडर रहता है उसको यार लाइटर गैसेस से फिल करते हैं, हीलियम डाल देते हैं उसमें, ताकि यार उसमें ज्यादा लाइट गैसेस रहे, हेवियर गैसेस नहीं रहे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं रहे, हीलियम गैसेस रहे। ठीक है, और ये भी हमें पता है यार, जब हाई एल्टीट्यूड होता है तो उधर यार ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन के लेवल कम से हम लोग अनॉक्सिया हमें हो सकता है। ठीक है, अनेबल टू थिंक क्लियरली, सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन नोन एज अनॉक्सिया। ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम है ना, प्रेशर कम है, सीधा सीधा बात है। अच्छा, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का तो देखो यार मैंने आपको ये समझा ही दिया, वापस समझा रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि प्रोसेस क्या रहता है, एक्सोथर्मिक। प्रोसेस क्या रहता है, एक्सोथर्मिक रहेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, मैंने यार ये ली चैटलियर प्रिंसिपल 11th का टॉपिक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें कवर कर रखा है। किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो से ली चैटलियर प्रिंसिपल आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखो यार, अब हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब देखना यार यहाँ पे इधर जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रखी है खतरनाक है ना, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेजेस ये यूज करते हैं यार एनसीईआरटी वाले, है ना। मैं इसको यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके चीजें समझा दूंगा कैसे। इसमें जो वेपर प्रेशर हम पढ़ रहे हैं इसमें बेसिकली इन्होंने दो केसेस ले रखे हैं। ठीक है, देखो ये है, पहला है लिक्विड्स इन लिक्विड्स और दूसरा है सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, एक बात यार याद रखना, इन्होंने जो मान रखा है कि जनरली लिक्विड सॉल्यूशन या फिर लिक्विड सॉल्वेंट ये क्या रहता है, वॉलेटाइल रहता है। लिक्विड सॉल्वेंट को हम क्या मानते हैं, वॉलेटाइल मानते हैं, और सॉल्यूट को मे और मे नॉट बी वॉलेटाइल, ये मानते हुए चलते हैं। ठीक है, अच्छा देखो वॉलेटाइल का मतलब ये रहता है, देखिए वॉलेटाइल का मतलब ये रहता है कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। वॉलेटाइल मतलब बेसिकली गुस्सेल, वॉलेटाइल का मतलब क्या, गुस्सेल, ये वेपर्स में जा सकता है ना। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, वॉलेटाइल का मतलब क्या है, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। गुस्सेल है यार, फटाफट जो गुस्सा होता है ये वेपर्स में चले जाता है। नॉन वॉलेटाइल मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब इन्होंने जो केस लिए हैं, देखो केस लिए, ये बोल रहा है लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब जो दो कंपोनेंट हैं आपके, दोनों के दोनों क्या हैं, लिक्विड है। दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड को ये क्या मानते हुए चल रहा है, वॉलेटाइल, मतलब उनका कुछ ना कुछ वेपर्स रहेंगे, और मतलब वेपर्स रहेंगे तो उनका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी रहेगा। ठीक है, दो कंपोनेंट को कैसे डिनोट कर रहा है, ये 1 और 2 से कर रहा है, 1 और 2 से कर रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे यार अगर ऐसा कोई कंपोनेंट है आपका, जैसे ये मैं कोई कंटेनर ले लेता हूं। ठीक है, देखिए ये मैं कोई कंटेनर ले लेता हूं, यहां पे आपका ए भी प्रेजेंट है
या फिर यहाँ पे आपका 1 भी प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका 2 भी प्रेजेंट है, तो इस सरफेस पे 1 के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 के भी होंगे, 1 के भी होंगे, 2 के भी होंगे, ऐसे ही 1 के भी होंगे, बहुत सारे। ठीक है, अब क्या है, दोनों के दोनों क्या है, वॉलेटाइल, तो मतलब दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, दोनों किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में। तो यहाँ पे जो वेपर फेज आ रहा है, यहाँ पे दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, 1 के भी हैं और 2 के भी हैं, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो दोनों के एक्सर्ट करेंगे, 1 के भी एक्सर्ट करेंगे, 2 के भी, सेकंड के भी एक्सर्ट करेंगे। तो यही बोल रहा है कि देखो P1 एंड P2 बी द पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर किसके, बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स 1 एंड 2, करेक्ट। और आपका ये P टोटल है, ये क्या है, P टोटल क्या आ जाएगा, सीधा सीधा दोनों पार्शियल प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो क्या होगा, P1 प्लस P2, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का एडिशन। और X1 एंड X2 क्या है, मोल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, ऑफ द टू कंपोनेंट्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखो एक आया आपका राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड्स, पहली बात तो यार ये समझो कि यार जो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। अब इसमें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में दोनों ही लिक्विड्स हैं, और लिक्विड्स को एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि हम लोग यार वॉलेटाइल मान रहे हैं, तो दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब 1 की अलग बात कर रहा है, 2 की अलग बात कर रहा है, ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो P1 है पार्शियल प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, X1 के। X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में जो है उसका क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा अब यार प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आए तो ये क्या आ जाता है, P1 नॉट, ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये क्या है, P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट 1। मतलब जैसे अगर सपोज करो ये आपका सिर्फ और सिर्फ यार इस कंटेनर में मैं सपोज करो सिर्फ और सिर्फ 1 ले रहा हूं, तो 1 ले रहा हूं तो सरफेस पे अब कौन होगा, सिर्फ 1 के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, सिर्फ 1 के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 के मॉलिक्यूल से क्या होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो यहां पे जितना प्रेशर लगेगा ये क्या लगेगा, P1 नॉट। मतलब अगर प्योर सॉल्वेंट होता कि यार मतलब प्योर 1 ही प्रेजेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, 1 और 2 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 प्रेजेंट है, तो आपका जितना भी प्रेशर लगता वेपर प्रेशर, उसको क्या बोल रहा है ये, P1 नॉट। ऐसे केवल 2 होता तो उसको क्या बोलता, P2 नॉट। करेक्ट, तो P1 क्या आ गया आपका, P1 नॉट इंटू X1, ऐसे ही P2 क्या आ जाएगा, P2 नॉट इंटू X2। करेक्ट, तो ये होता है। अब हमें पता है क्या टोटल प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में भी बोला गया था, टोटल प्रेशर क्या आएगा, P1 प्लस P2, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स ऐड कर दीजिए, तो P1 प्लस P2 क्या आ गया, टोटल प्रेशर। ठीक है, अब कुछ नहीं यार, इन्होंने वैल्यू डाल दी है, ये X1 P1 नॉट, X2 P2 नॉट। आगे बात समझ में, अब कुछ नहीं यार, जैसे हमें पता है ना कि 2 कंपोनेंट हैं, X1 है X2 है, इसके इन दोनों का एडिशन, मोल फ्रैक्शन से एडिशन ले लो तो क्या आ जाएगा, 1। तो आप चाहो तो इस X1 की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस X2, यही इसने लिख रखा है यहाँ पे, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। बस इतना सा है ना, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखिए, अब यार ये कुछ कुछ ग्राफ्स आ रहे हैं इसमें, और इन ग्राफ्स में देखो क्या क्या है, समझिए इस ग्राफ को। इन्होंने यार X2 के मोल फ्रैक्शन को ले लिया है और वेपर प्रेशर को ले लिया है, और बोल रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन X2 का इंक्रीज हो रहा है, सेकंड जो कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे X2 का क्या है, मोल फ्रैक्शन 0, तो ऑब्वियसली X1 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों के एडिशन का तो क्या होना है, दोनों के एडिशन को तो 1 होना है। यहाँ पे X2 क्या है, 1 है, तो X1 क्या होगा, 0 होगा। अब आपका प्रेशर क्या आ रहा था, टोटल प्रेशर P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। करेक्ट, तो देखो इस वाले पॉइंट पे मैं बात करूं, इस वाले पॉइंट पे बात करूं तो X2 क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या आ जाएगा, 0, और X1 1 हो जाएगा, तो प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, P1 नॉट के, तो ये देखो P1 नॉट के बराबर आ रहा है। ऐसे ही जब मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो X1 0 हो जाएगा, तो यहां पे X2 1 हो जाएगा, तो प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, P2 नॉट के। तो जो P टोटल है वो क्या रहेगा, उसकी ये लाइन रहेगी, ये वाली ग्रीन लाइन P टोटल की हो गई, P टोटल की यहाँ पे ग्रीन लाइन हो गई। ठीक है,
यही सारी चीजें उन्होंने इन पॉइंट्स में समझा रखा है, इन पॉइंट्स में समझा रखा है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। देखो कर दिया ना मैंने, जैसे x2 के ही कंपोनेंट में मैंने एक्सप्रेस कर दिया टोटल प्रेशर को। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हालांकि हमारे काम ये आता है ज़्यादा, हमारे ये वाला ही ज़्यादा काम आता है। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली। देखो ना यार, सबकी पावर क्या है 1, तो लीनियरली वेरी कर रहा है, बिल्कुल। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1। मोल फ्रैक्शन चेंज करते जाओगे आप तो वेपर प्रेशर चेंज होते जाएगा, इतना सा ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जैसे देखो हम लोगों ने ये अज्यूम करा है, आपके कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, P1 and 2। तो देखो यहाँ पे P2 नॉट को मैंने ऊपर लिया है और P1 नॉट को मैंने नीचे लिया है। तो ये मैं अज्यूम करते हुए चल रहा हूं कि जो आपका सेकंड कंपोनेंट है वो ज्यादा वॉलेटाइल है, वो ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो ज्यादा वेपर प्रेशर डाल रहा है। तो देखो यहाँ पे यही बोल रखा है, ठीक है। P2 नॉट अज्यूमिंग दैट द कंपोनेंट 1 इज लेस वॉलेटाइल, क्योंकि वो नीचे है ना, इज लेस वॉलेटाइल देन द कंपोनेंट 2। तो इसका मतलब क्या है, P1 नॉट क्या रहेगा, कम रहेगा P2 नॉट से। ठीक है, और यहां पे ये यही ग्राफ को समझा रखा है जो मैंने आपको इधर बता दिया। क्लियर। अब देखो यार, हमारे पास जो कंटेनर था, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो हमारे पास कंटेनर था, ये जो हमारे पास कंटेनर था, यहां पे आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मतलब 1 के भी मॉलिक्यूल्स हैं, 2 के भी मॉलिक्यूल्स हैं, 1 के भी मॉलिक्यूल्स हैं, 2 के भी मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों ही वॉलेटाइल हैं, तो दोनों ही वेपर्स में कन्वर्ट हुए। तो यहां पे यार आपके कुछ ना कुछ क्या रहेंगे, वेपर्स रहेंगे 1 और 2 के। तो यहां पे आपके अगर वेपर्स हैं तो इन वेपर्स का अब हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे। देखो जो x1 और x2 होता है वो सॉल्यूशन में कितना वेपर कितना मोल फ्रैक्शन है वो बताता है। ठीक है, अब वेपर्स कितने बन रहे हैं, कितना मोल फ्रैक्शन बन रहा है, वो चीज देखो। तो देखो यहां पे ये बोल रहा है कि हम लोगों ने मान लिया है y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट 1 and 2 रिस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज। वेपर फेज। अब हमें पता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से मैं क्या लिख सकता हूं, आप P1 इक्वल्स टू Y1 इंटू P टोटल। देखो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन किसमें, वेपर फेज में, इंटू P टोटल। ठीक है, तो ये दो है आ गया आपका। अब सीधी सीधी बात है, अब मुझे बताओ P1 क्या था, P1 क्या था, P1 नॉट इंटू x1 इक्वल्स टू Y1 और P टोटल। P टोटल को मैं क्या लिख सकता हूं, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो मैं सीधे सीधे यार y1 यहां से निकाल सकता हूं ना, इन दोनों को डिवाइड करके। यही देखो यार नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में कर रखा है, यही नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रखा है। देखिए देखिए एक बार एक सेकेंड देखिए। यस, वेपर प्रेशर दे रखा है आप लोगों को, क्लोरोफॉर्म का दे रखा है ना, इसका दे रखा है डाइक्लोरोमीथेन का इतना और इतना। ठीक है, बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिफर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ इतना एंड 40 ग्राम ऑफ इतना। तो आप कुछ नहीं करो यार, आपको मास दे रखा है, आपको मास दे रखा है, आप मोल्स निकाल लो। देखो मोल्स निकाल लिए, 40 ग्राम से इसके मोल्स निकाल लिए, 25.5 ग्राम से इससे मोल्स निकाल लिए। अब क्या करूं, मोल फ्रैक्शन निकाल लो यार। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल तो देखो ऐड करा, कितना आ गया, ये रहा। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 0.47 अपॉन टोटल मोल, और दूसरे का कितना आ गया, 1 में से माइनस कर दिया। तो मोल फ्रैक्शन तो आ गया हमारे पास, मोल फ्रैक्शन आ गया। अब आप लोगों को पहला क्या पूछा है, आप लोगों को क्या पूछा है, पहला कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर आप कैसे निकालते हो, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट इंटू x2। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यार आप तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ ना यार, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हम क्यों याद रखें, आप तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, P1 नॉट x1 प्लस, ये NCERT कॉम्प्लेक्स करना नहीं चीजें छोड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला लगाओ और यहां से आपके पास सीधा वेपर प्रेशर आ जाएगा। करेक्ट, चलो। अच्छा, अब क्या बोल रहा है वो, अब क्या बोल रहा है कि यार सेकंड पार्ट बोल रहा है कि यार मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज भी बता दो, मतलब y1 और y2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें पता है कि देखो आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे आपको P1 इक्वल्स टू y1 इंटू P टोटल। तो देखो यार P टोटल तो आपका यहां से आ जाएगा, P टोटल यहां से आ जाएगा, और ये बेसिकली पहला पार्ट क्या है इसका, P1 ही तो है, और ये दूसरा पार्ट क्या है इसका,
ये P2 है, तो कुछ नहीं, P1 भी पता है आपके पास, P टोटल भी पता है, यहां से Y1 आ जाएगा आपके पास, यहां से Y1 आ जाएगा। देखो PI अपॉन P टोटल बोल रहा है, PI अपॉन P टोटल बोल रहा है। क्लियर है? तो यहां से भी यार आप लोग निकाल सकते हो चीजें, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ज्यादा यार लोड लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे यार ये देखोगे तो इधर नोट में देखो इन्होंने क्या समझा रखा है, आप y निकालोगे तो ये क्या आया 0.82, किसका, CH2Cl2 का, और क्लोरोफॉर्म का निकालोगे तो ये आया 0.18। तो किसका ज्यादा आया है वेपर फेज में, किसका कंपोनेंट ज्यादा आया है, CH2Cl2 का, CH2Cl2 का। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि CH2Cl2 का जो आपका प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर फेज है, वो वेपर प्रेशर वो कितना है, 415 है। मतलब ये ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा वेपर प्रेशर है ना, तो ये ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा वॉलेटाइल है तो ऑब्वियसली वेपर्स में ज्यादा कन्वर्ट होगा, तो वेपर फेज में ज्यादा आया है इसका कंपोनेंट। ठीक है, यही बोल रहा है। एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज विल ऑलवेज बी रिच इन द कंपोनेंट विच इज मोर वॉलेटाइल। और मोर वॉलेटाइल आप लोग कैसे बताओगे, जिसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए और देखो यार और क्या दे रखा है। अब कुछ नहीं बोल रहा है यार, राउल्ट्स लॉ है, एक स्पेशल केस है किसका, हेनरीज लॉ का। आपका ये था हेनरी लॉ, ये था हेनरी लॉ, और आपका ये है क्या चीज, राउल्ट्स लॉ। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दोनों साइड में क्या है, पार्शियल प्रेशर्स हैं। आपका राइट साइड में एक तरफ तो मोल फ्रैक्शन है, देखो x1, इधर भी x, और स्पेशल केस क्या हो जाता है, जब आपका जो प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है, KH के बराबर हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं यार, एक छोटी सी एक बस इंफॉर्मेशन है, यही बोल रहा है, द राउल्ट्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच KH बिकम्स इक्वल टू P1 नॉट। ठीक है, ज्यादा इसमें लोड लेने की बात है नहीं इसमें। चलिए और देखो, अब सेकंड केस क्या है, जब आप सॉलिड्स को डाल रहे हो लिक्विड में। अब सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या रहते हैं, क्या बोल रहा है ये, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, नॉन वॉलेटाइल का मतलब वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो देखो यार, देखो जब अगर आपका सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, प्योर लिक्विड था, तो यार वेपर में आपके जो आपके सरफेस पे थे मॉलिक्यूल्स वो किसके थे, सारे के सारे सॉल्वेंट के थे। ठीक है, अब अगर जैसे ही सॉल्यूट आ चुका है, सॉल्यूट आ चुका है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे अब किसके आ चुके हैं, सॉल्यूट के। देखो ये ग्रीन मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है आपको। तो अब सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हो गए हैं, कम हो गए हैं तो वो वेपर्स में कम जाएंगे, वेपर्स में कम जाएंगे तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा, सीधी सीधी बात है। करेक्ट, तो ये सारी जो इतनी सारी चीजें बोल रहा है यही समझा रहा है ये। अब जो ऐसे सॉलिड ऐसे जो सॉल्यूट रहते हैं जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, मतलब जो यार वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं इनके, जैसे देखो NaCl, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, है ना, ये सब क्या है आपके ऐसे नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो तो उन्होंने सरफेस तो ऑक्यूपाई कर ली, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अब सरफेस पे कम हो गए, कम हो गए तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, यही सारी चीजें यार इसमें ये बता रहा है, यही सारी ये चीज देखो, ये बोल रहा है इन प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लेकिन जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट to give a solution, the vapor pressure of the solution is solely from the solvent alone। वेपर प्रेशर इस केस में केवल सॉल्वेंट ही तो दे रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट ही क्या है, वॉलेटाइल। सॉल्यूट आप क्या मानते हुए चलते हो, नॉन वॉलेटाइल। तो इसीलिए है जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अगर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता तो जो वेपर प्रेशर आता वो ज्यादा होता। आपने सॉल्यूट डाल के वेपर प्रेशर कम कर दिया, क्योंकि सरफेस पे अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो वो वेपर्स में कन्वर्ट कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम लगाएंगे। ठीक है, चलो पिछले वाले केस में क्या था, दोनों के दोनों जो पार्टिकल सरफेस पे आए थे दोनों ही वॉलेटाइल थे, तो वेपर प्रेशर दोनों की तरफ से लग रहा था। इस बार एक नॉन वॉलेटाइल है और एक वॉलेटाइल है, एक वॉलेटाइल है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि यार नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कैसा है, क्वांटिटी कितनी डाली आपने, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालोगे उतना ज्यादा वो सरफेस पे आएगा, जितना ज्यादा वो सरफेस पे आएगा उतने कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आएंगे और उतने ही कम वेपर्स बनेंगे, उतना ही कम प्रेशर लगेगा। क्लियर है, तो देखो ये यही बोल रहा है
कि अगर 1 मोल सुक्रोज का डालो 1 kg ऑफ वाटर में, वो नियरली सेम वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा जितना आप यूरिया डालोगे सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में। ठीक है, अब देखो इसमें यार राउल्ट्स लॉ कैसे हो जाएगा, इसमें राउल्ट्स लॉ कैसे हो जाएगा, देखो यार, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये हम पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन इस बार जो वॉलेटाइल है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, सॉल्यूट वॉलेटाइल नहीं है, सॉल्यूट वॉलेटाइल नहीं है। अब हम 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट से, 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूट से, हाँ, और सॉल्यूट क्या है आपका, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेपर फेस, क्योंकि वही वेपर्स में जा सकते हैं, सॉल्यूट तो जा नहीं सकता है, और वही केवल वेपर प्रेशर लगाते हैं। तो जो आपका प्रेशर है ना, प्रेशर है वो क्या आ जाता है, P1 इक्वल्स टू x1 इंटू P1 नॉट। देखो यार पहले क्या था, P टोटल आप पहले क्या लिखते थे, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, करेक्ट। क्यों, क्योंकि वहां पे 2 कंपोनेंट थे, जो 2 कंपोनेंट था वो भी वॉलेटाइल था, लेकिन इस बार जो सेकंड कंपोनेंट है ये तो यार नॉन वॉलेटाइल है, तो ये तो कुछ प्रेशर लगाएगा नहीं, तो ये क्या हो गया, 0। तो आपको जो P टोटल था सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर आ गया, P1 नॉट इंटू x1। क्लियर है, ये हो गया। अब अगेन देखो लीनियरली ही वेरी कर रहा है, कोई किसी का स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, तो ये लीनियरली हो गया। इसका अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 0, x1 0 तो प्रेशर 0, x1 1 तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है आपकी, P1 नॉट, प्योर सॉल्वेंट वाली, प्योर सॉल्वेंट वाली। ठीक है, यही चीजें बात थी। अब देखो यार इसी में ही आपका एक और फंडा रहता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब तक यार हम जितने भी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि यार आप 5 ml सॉल्यूट डाला, 5 ml सॉल्वेंट डाला, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, 10 ml बनेगा। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऐड कर दो तो सॉल्यूशन का आ जाएगा आपके पास सीधा सीधा। ठीक है, तो देखो देखिए, जिसमें द सॉल्यूशन विच ओबे Raoult's law over the entire range of concentration are known as what, ideal solutions। यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग भी 0 होती है, डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 होती है। कोई भी यार जैसे 5 + 5 = 10, 5 + 5 = what, 10। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना है यार, ऐसे जितने भी हम अभी सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं सब में ही जो डेल्टा G आएगा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, और जो डेल्टा S एंट्रोपी आती है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए, अब ये सारी चीजें यार किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे आपके पास 2 कंपोनेंट हैं A और B। जैसे यार ये आपका एक कंपोनेंट है, ये A है, और ये आपका दूसरा कंपोनेंट है, ये सपोज करो B है। तो ये A है तो सिर्फ इसमें A है, मतलब AA इंटरेक्शन होंगे, AA मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होएगा। B है तो इसमें BB के बीच में इंटरेक्शन रहेगा। अब इन दोनों को जब आप मिक्स कर दोगे, सॉल्यूशन बना दोगे, अब आप क्या बना रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, तो यहां पे क्या इंटरेक्शन रहेंगे, ए बी इंटरेक्शन रहेंगे। ए और बी मॉलिक्यूल्स आ गए ना, अब तो ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। तो यहां पे ये यही बोल रहा है कि देखो, इफ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी बी आर नियरली इक्वल टू दोज ऑफ ए बी, मतलब जो ए के थे इंटरेक्शन और जो बी बी के थे, जब आपने मिक्स करा और उसके बाद किसके हो गए, ए बी के इंटरेक्शन, तो अगर तीनों के तीनों इंटरेक्शन सेम है तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, आपका सॉल्यूशन बनेगा आइडियल सॉल्यूशन। मतलब यार एक तरीके से उनको पता ही नहीं चलना कि यार कि मिक्स हुए हैं, पहले हम ए थे और दूसरा बी था, जब मिक्स करा तो ए बी हो गए। तो यार इनको लग रहा है कि यार पता है, इनको लग रहा है कि यार कुछ मिक्सिंग हुई नहीं है, क्योंकि पहले भी हम लोगों के जो इंट्रैक्शंस थे ए या फिर बी, बाद में हम क्या हो रहे हैं, ए बी, लेकिन तीनों क्या है, बराबर है, तीनों इंट्रैक्शंस क्या है, बराबर है। और ये किन के साथ होता है, जिनके यार सेम नेचर रहते हैं, जैसे हेक्सेन हेप्टेन, नॉन पोलर, ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन, मतलब ये दोनों सेम ग्रुप्स के रह गए। बेंजीन टूलिन, ये बेसिकली क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। अब आपके दूसरे क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब जैसे 5 ml आप सॉल्यूट का डालो, 5 ml सॉल्वेंट का डालो, तो वो 10 नहीं आएगा, या तो यार वो कम आएगा, जैसे 9 आ जाएगा, या फिर वो ज्यादा आएगा, 11 आएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव डेविएशन एज वेल एज नेगेटिव डेविएशन, 2 तरीके के हो सकते हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है।
पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? जब आपका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आए, मतलब इफ इट इज हायर, वेपर प्रेशर हायर आ रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन, और अगर लोअर आता है तो वो क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। वो क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। अब देखो यार, अगर आपने क्या करा था, आपके पास ए कोई सॉल्यूट था, बी कोई सॉल्वेंट था, आपके पास ए बी सॉल्वेंट था जो भी है, और उनको आपने क्या कर दिया? सॉल्यूशन में डाल दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। अगर इन दोनों के जो इंटरेक्शंस है, इन तीनों के इंटरेक्शंस है सेम रहे तो हम क्या सॉल्यूशन बोल रहे हैं? आइडियल। अलग अलग रहे तो हम क्या बोल रहे हैं? नॉन आइडियल। अब देखो यहां देखिए, ये बोल रहा है कि अगर ए बी के इंटरैक्शंस आर वीकर देन दोज ऑफ ए एंड बी बी, ए बी जो आपने मिक्स करा उसके इंटरैक्शंस मान लो कम हो गए इंटरैक्शंस, तो यार उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वेपर्स में वो ज्यादा आ जाएंगे तो कौन सा डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में ए बी के इंटरैक्शंस क्या हो जाते हैं? कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वेपर्स में ज्यादा जाएंगे तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, दिस विल इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है, एंड रिजल्ट इन पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो यार, ये जो ग्राफ है, ये जो पहला ग्राफ है, ये किसका है? पॉजिटिव डेविएशन का है। तो देखो यहां पे यार जो आपकी ब्लू लाइंस दिखा रखी हैं, ये आपके ग्रीन लाइंस के ऊपर दिखा रखी हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? वेपर प्रेशर यहां पे इंक्रीज हो रहा है। और ये क्या है? नेगेटिव डेविएशन। तो यहां पे देखो जो ब्लू लाइंस हैं वो नीचे दिखा रखी है, मतलब वेपर प्रेशर क्या कर रहा है? कम हो रहा है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? देखो, इन नेगेटिव डेविएशन तो जो आपके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस थे बिटवीन ए एंड बी वो कमजोर हैं देन दोज ऑफ ए बी। मतलब जब आपने मिक्स करा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो अब वो वेपर्स में नहीं जाएंगे, तो कम वेपर्स में जाएंगे तो कम वेपर प्रेशर लगाएंगे तो नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। अरे ये बात समझ में? अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। तो देखो, नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा था? आपके जो ए बी के इंटरैक्शंस हैं वो इंक्रीज हो रहे थे। तो सीधी सीधी बात है, यहां पे अगर आपका एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होएगा तो आपका क्या बनेगा? नेगेटिव डेविएशन आएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होएगा तो आपका नेगेटिव डेविएशन आएगा। जैसे देखो एग्जांपल क्या दे रहा है, फिनॉल और एनिलीन, इनमें यार एकदम से फोर्सेस बढ़ जाते हैं जब दोनों को मिक्स करते हैं तो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। अब जैसे देखो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब बॉन्ड जो आपके स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई ना, बढ़ गई तो आपका प्रेशर कम हो गया, मतलब नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब जैसे देखो पॉजिटिव डेविएशन के क्या एग्जांपल्स हैं? वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। पॉजिटिव डेविएशन में मैं बात करूं, जैसे यहां पे पॉजिटिव डेविएशन में बात करूं तो यहां पे एच बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको कि मतलब एक में एच बॉन्ड है दूसरे में नहीं है तो क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी चीजें। ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। जैसे इथेनॉल है C2H5OH और आपका एसीटोन है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब इथेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एसीटोन में नहीं होता है। तो जैसे ही आप मिक्स करोगे तो एसीटोन इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। चलिए अब देखो, अब यार एक आपका फंडा रहता है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का क्या फंडा रहता है? पहले ये समझो यार, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे आपका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। और एक्सटर्नल प्रेशर हम क्या मानते हुए चलते हैं? 1 atm। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। और जब जैसे जैसे यार वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, है ना, और जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर या फिर 1 atm हो जाए तो उस टेम्परेचर पे क्या होने लग जाती है? बॉइलिंग होने लग जाती है। तो एक यहां पे जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है एजियोट्रोप्स, तो देखो पहले बात यार होते ही क्या है? अब यहां से यार आप लोगों का बोर्ड में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, एज वेल एज यार आपसे नीट और जेई में भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एजियोट्रोप, ऐसे पूछ सकता है।
कैसे, देखो अब क्या होते हैं एजियोट्रोप, बाइनरी मिक्सचर्स हैं हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड फेज में एज वेल एज वेपर फेज में इनकी क्या रहती है, सेम सॉल्यूशन, और ये बॉईल करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, और इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स। इनको आप एजियोट्रोप्स को सेपरेट कर ही नहीं सकते हो। एक बार एजियोट्रोप सॉल्यूशन बन गया तो उसके बाद चीजें सेपरेट होती ही नहीं है। अब दो तरीके, क्योंकि यार चीजें सेपरेट करने के लिए आपके अलग 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 अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, आप सॉल्यूशन में और वेपर में। तो इसमें क्या है, सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, लिक्विड और वेपर फेज में सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर सेम अमाउंट में प्रेजेंट है तो आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो। अब दो तरीके के हैं, जैसे यार मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब यार जो आपका वेपर प्रेशर रहता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर इधर बात हो रही है मिनिमम बॉइलिंग की, मिनिमम बॉइलिंग की, तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा। वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा, मतलब इस इधर किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव डेविएशन की, पॉजिटिव डेविएशन वाले की बात हो रही है। क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, तो बॉइलिंग क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। और जो मैक्सिमम बॉइलिंग है, इधर किसकी बात हो रही है आपकी, इधर किसकी बात हो रही है, नेगेटिव डेविएशन वाले की। इधर किसकी बात हो रही है, नेगेटिव डेविएशन वाले की। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो देखो यही बोल रहा है, यही बोल रहा है। जैसे देखिए, द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। बॉइलिंग मिनिमम है तो आपका वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। बॉइलिंग में मैक्सिमम है तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इतना सा ध्यान रखेंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी। और ये जो प्रॉपर्टीज है कि यार इसमें लिक्विड और वेपर फेज सेम रहता है, सेपरेट नहीं कर सकते हैं हम लोग इसे, दो तरीके के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। एग्जाम्पल कोई पूछे तो वही पॉजिटिव डेविएशन का दे देना आप मिनिमम बॉइलिंग वाले में, और मैक्सिमम बॉइलिंग वाले में आप दे देना नेगेटिव डेविएशन का, करेक्ट है। चलिए और देखो, अब देखो अब आपकी क्या आ रही हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहली बात तो यार ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। किस पे डिपेंड करती है, कितना आपने अमाउंट डाल रखा है उस पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखिए यहां पे देखिए, है ना, किस पे डिपेंड कर रही है, यहां पे मैं लिख देता हूं, अमाउंट पे डिपेंड करती हैं ये। ऑल दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द अमाउंट या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, किस पे कर रही है, अमाउंट, कितना आपने डाला है। और कौन कौन सी है, चार है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार रहती हैं, ठीक है। एक एक करके हमको पढ़नी है। अच्छा हमें पता है, अब देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपने क्या करा यार, आपके पास एक कंटेनर था, आपके पास ये कंटेनर था, इसमें आपने ये 1 भी डाला और ये 2 भी डाला, ये 1 भी डाला और ये 2 भी डाला। ये 2 क्या है, बेसिकली नॉन वॉलेटाइल है, तो केवल 1 वाले पार्टिकल्स ही क्या जा रहे हैं, वेपर्स में जा रहे हैं। तो आप सॉल्यूट डालते थे, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते थे, तो यार वेपर प्रेशर क्या हो जाता था, कम हो जाता था, क्योंकि सॉल्यूट वाला तो बेसिकली वॉलेटाइल है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ कौन वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट ही वॉलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता था, कम। तो उधर ही बात हो रही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जैसे आपका P1 इक्वल्स टू x1 इंटू P1 नॉट होता था, करेक्ट। तो देखो डेल्टा P जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है वो कितना हो रहा है, मैक्सिमम कितना होता था, P1 नॉट, हो कितना रहा है, P1, तो कुछ चीजें कम हो रही हैं। ये हम थोड़ा सा सॉल्व करा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये P1 नॉट इंटू 1 माइनस x1, तो x1 1 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं, x2 लिख सकते हैं। तो जो आपका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, डेल्टा P1 इज इक्वल टू x2 इंटू P1 नॉट। अब रिलेटिव है तो रिलेटिव के लिए आप क्या कर देते हो, इन दोनों का रेशियो ले लेते हो। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर हो रहा है, x2। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखो यही बोल रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x2 के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। अब चाहो तो यार जैसे देखो n2 अपॉन n1 प्लस n2 कर दिया। अब ये बोल रहा है जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएंगे तो n1 बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा रहेगा, तो मैं इस यहां पे इस n2 को कई बार ये निगलेक्ट कर देगा। तो देखो निगलेक्ट कर दिया, कैलकुलेशन आसान होने के लिए, कैलकुलेशन आसान होने के लिए,
ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ऑलराइट, अब यार ये जैसे कुछ क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, करिए क्वेश्चन, देखो कैसे रहेगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे रखा है आपको, प्योर बेंजीन का दे रखा है, कितना, ये दे रखा है, करेक्ट। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वेइंग इतना ग्राम व्हेन एडेड टू बेंजीन, और उसका बेंजीन का मोलर मास दे रखा है। वेपर प्रेशर कम हो गया, देखो पहले कितना था 0.85 था, अब कितना हो गया 0.845, कम हो गया, कम हो गया, कितने से कम हुआ 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850, रिलेटिव निकालना है, इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कुछ नहीं, आपके पास यार इसका मास है ना, इसका मास है, और आपके पास बेंजीन का भी मास है और मोलर मास है, तो आपसे पूछा है मोलर मास बता दो सॉलिड का, तो ये ऐसे निकाल लिया हमने, है ना। कुछ नहीं, ये क्या है N2 अपॉन N1 ही है ना। N2 को कैसे लिख दिया इसने 0.5 अपॉन M, और इसको क्या लिख दिया इधर 39, और मोलर मास कहाँ चले गया 78 ऊपर चले गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मोलर मास आ जाएगा, यहाँ से आपके पास मोलर मास आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यार सारी चीजें रिलेटेबल है, सारी चीजें रिलेटेबल है। देखो यार, आपने जैसे ही सॉल्यूट डाला था, आपने जैसे ही सॉल्यूट डाला था, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया था मेरे शेरों, कम हो गया था। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सीधा सीधा दिस इंप्लाइज वेपर प्रेशर यार अगर कम हो गया है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, सॉल्यूशन का इंक्रीज करेगा यार ऑब्वियसली। मैंने क्या बताया था आपको, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है, हमने पढ़ा ना कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एलिवेट हो रहा है आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो, ठीक है। अब देखो इधर तो यार बेसिक आपको चीजें दे रखी हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें देखो। देखो पहले यार आपका सपोज करो पहले आपका वेपर प्रेशर था 0.5 ATM। मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्योर सॉल्वेंट की, ठीक है। इसको आप बॉईल करते करते कहां ले गए, 1 ATM पे जैसे ही ले जाओगे, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर कर लोगे तो क्या हो जाएगी, बॉइलिंग हो जाएगी। अब आपने इसमें सॉल्यूट डाल दिया और इसे बना दिया सॉल्यूशन, इसे बना दिया सॉल्यूशन, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपको इसको भी कहां लेके जाना है, 1 ATM तक। अब यार एक बात बताओ कि 0.5 ATM से 1 ATM जाना है और एक बार 0.3 ATM से 1 ATM जाना है, कौन ज्यादा आसान है, 0.5 ATM से ना, उसमें कम आपको टेम्परेचर लगेगा, और 0.3 वाले से क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्ट मॉलिक्यूल्स पे, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेदर देन देयर नेचर पे नहीं कर रहा है, किस पे कर रहा है, नंबर पे कर रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना यार, ठीक है। तो सीधा सीधा देखो यार, ये डेल्टा टीबी कैसे आ जाता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, जो एलिवेट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है, सॉल्यूशन का टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, और टीबी नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। देखो यही ये ग्राफ बोल रहा है, देखो 1 ATM पे आपको पहुंचना है, 1 ATM पे पहुंचना है, वेपर प्रेशर को 1 ATM पे पहुंचना है। तो सॉल्वेंट आपका यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, तो इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, देखो इतना आ रहा है टीबी नॉट, और सॉल्यूशन आगे काट रहा है, तो यहां पे क्या आ रहा है इसका टीबी। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, डेल्टा टीबी नॉट, डेल्टा टीबी, ठीक है, क्लियर है। अब यार ये एक्सपेरिमेंटल करके ये पता लगाया गया है कि जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आती है तो वो क्या आता है, केबी आता है। केबी को हम क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब चाहो तो यार मोलालिटी को आप लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये देखो लिख दिया इसने। 2 क्या है, सॉल्यूट है, और 1 क्या है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसने ये लिख दिया ऐसे, 1000 से ये क्यों करा है, क्योंकि ये ग्राम में ले रहा है, ग्राम में ले रहा है, तो ये आपका डेल्टा टी भी आ गया। अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम निकालते हैं ना, जनरली किस लिए निकालते हैं हम लोग, मोलर मास निकालने के लिए, सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए। तो ये आ गया, फॉर्मूला याद नहीं रखना है आप लोग, बस ये याद रखिए, ये चीज याद रखो, कुछ नहीं। उसके बाद मोलालिटी तो हमें पता है ना यार, मोलालिटी पता है तो हम लोग कर लेंगे उससे, क्लियर। चलो देखो, बहुत अच्छे। अब देखो यार यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है उसने, 18 ग्राम ग्लूकोज का इज रिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ
सॉस पैन, अच्छा। एट व्हाट टेम्परेचर विद वाटर बॉईल, वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, के भी उसको दे रखा है ना। एट व्हाट टेम्परेचर विद बॉटल बॉइलेड, प्रेशर भी आपको इतना दे रखा है। तो कुछ नहीं यार, क्या करो आप, हमें पता था ना डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी, ये था। तो सीधी सीधी अब क्या करो, सीधी सीधी क्या करो, मोलालिटी निकाल लो। आपको क्या दे रखा है, 18 ग्राम दे रखा है, 18 ग्राम दे रखा है। तो यहां से आप लोग क्या करो, मोल्स निकाल लिए। मास भी दे रखा है 1 kg, तो मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 1 है तो मोलालिटी कितनी आ गई, 0.1 आ गई। तो देखो अब डेल्टा टी बी निकालो, पहले आप डेल्टा टी बी निकालो, के बी इंटू एम। तो ये कितना आ रहा है, 0.52 इंटू 0.1, कितना आ गया, 0.052। करेक्ट है। अब देखो यार, यहां पे बात किसकी हो रही है, वाटर की बात हो रही है। तो वाटर का जनरली बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है, 373 केल्विन। लेकिन सॉल्यूट डालने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप क्या करो, चीजें ऐड कर दो। जो डेल्टा टी बी था वो ऐड कर दिया आपने, ये आ गया। क्या होता था यार, डेल्टा टी बी इज वॉट, टी बी माइनस टी बी नॉट ना। डेल्टा टी बी निकाल दिया 0.052। टी बी आपसे पूछा है सॉल्यूशन का बताओ, और ये कितना रहता है 373। अब इसमें 0.15 ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ले लो यार, कुछ नहीं, उधर जाके क्या हो जाएंगी, चीजें ऐड हो जाएंगी। अरे बात समझ में। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अब इसमें मोलर मास फाइंड कर दिया है, मोलर मास फाइंड कर दिया है। तो ये भी बहुत आसान है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, के भी दे रखा है, मासेस दे रखे हैं आपको, बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखा है। तो यहाँ से ये आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। अब देखो, अब देखिए, अब आपका बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेट हो गया, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, जैसे देखो आपके यार, अब क्या है, आपने सॉल्यूट भी डाल दिया है, आपने सॉल्यूट भी तो डाल दिया है सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो देखो यहां पे सरफेस पे 1 2 1 2। अब आप क्या कर रहे हो, इसको फ्रीज करना चाह रहे हो, है ना, इसके मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आना चाह रहे हो। तो अगर आपके 1 और 1 मॉलिक्यूल के बीच में, अब बीच में कौन प्रेजेंट है, 2, ये आपके 2 1 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, इनके बीच में कौन आ गया, 2 आ गया। तो अब आप इन 1 मॉलिक्यूल्स को पास लेके आना चाह रहे हो, पास लेके आना चाह रहे हो। तो अब 2 वाला बोलेगा कि यार हम हैं बीच में बैठे, है ना, तो हम आपको पास नहीं आने देंगे। मतलब आपको बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा ताकि ये पास आ सके। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, आपको टेम्परेचर और कम लेके और नीचे लेके जाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इस बार 2 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन आ गया, सॉल्यूट आ चुका है, सॉल्यूट आ चुका है। ठीक है, चलो पहले बात ये समझो कि यार फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। फ्रीजिंग हमें पता है इक्विलिब्रियम होता है लिक्विड और सॉलिड फेज के बीच में, तो वहां पे लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम सा हो जाता है, सेम सा हो जाता है। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल solid is added to the solvent, its vapor pressure decreases, हमें पता है वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। now it would become equal to that of solid solvent at lower temperature। ठीक है, कुछ नहीं यार, यही बोलना चाह रहा है, उसने लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दी है कि जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। वेपर प्रेशर कम हो गया है तो अब आपको बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको उसके मॉलिक्यूल्स को पास में लेके आना है तो अगर आपको टेम्परेचर और ज्यादा कम करना पड़ रहा है तो क्या हो गया, बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है, देखो यही बोल रहा है, ये आपका पहले आपका इधर इक्विलिब्रियम आ जाता था। देखो ये क्या है, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट, तो इधर आ जाता था। सॉल्यूशन आने पे अब आपका इधर आ रहा है इक्विलिब्रियम, तो नीचे आ गया, खिसक गया। तो बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो डेल्टा टी एफ क्या आ गया, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ध्यान रखना उल्टा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या था, टीबी माइनस टीबी नॉट, यहाँ पे क्या है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो बात भी तो सही है, एक जगह एलिवेशन हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। अब इधर भी देखो क्या बोल रहा है यार, ये भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया और ये भी क्या है, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इधर कांस्टेंट क्या आ गया, के एफ, इसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसको हम बोल रहे थे इब्लियोस्कोपिक, इसको हम बोल रहे हैं क्रायोस्कोपिक। ठीक है,
वही सारी यार इसने चीज़ें कर रखी हैं यहाँ पे। आप लोगों को तो बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। अब इसने कुछ नहीं, मोलारिटी दे दी, अब मोलारिटी के यहाँ पे वैल्यू डाल देगा, फिर M2 कर देगा। कॉम्प्लेक्स बना रहा है, आप ये चीज़ याद रखो, उसके बाद यार डिराइव कर लेना सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब यार जो के एफ एंड के बी है ना, ये देखो ये क्या है। पहले बात यार ये समझो कि ये जो के एफ एंड के बी है किसके सॉल्वेंट है, सॉरी किसके कांस्टेंट है ना। के एफ और के बी है किसके कांस्टेंट है, सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के नहीं है, किसके हैं, सॉल्वेंट के कांस्टेंट है। और इनको कैसे निकालते हैं, आर इंटू मोलर मास सॉल्वेंट का इंटू, देखो फ्रीजिंग कर रहे हो तो टी एफ स्क्वायर है ना, अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, जो एंथैल्पी, जो एनर्जी चेंजेस हो रही है फ्यूजन प्रोसेस में। फ्यूजन क्या होता है, जो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और आपका ये जो के बी है, देखो अगेन क्या आ रहा है, मास किसका आ रहा है, M1 का, ऑब्वियसली किसका आएगा, सॉल्वेंट का, क्योंकि कांस्टेंट किसके हैं, सॉल्वेंट के। के बी की बात हो रही है तो टी बी का स्क्वायर हो जाएगा 1000, और इधर डेल्टा एच वेपराइजेशन, जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो कितनी हीट एनर्जी लग रही है। क्लियर है ये सारी चीजें। चलिए देखो यही बोल रहा है, डेल्टा एच फ्यूजन और डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है, एंथैल्पीज फॉर द फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। क्लियर, बहुत अच्छे। ये वैल्यूज दे रखी हैं, ये ऑब्वियसली याद नहीं रखनी है, इतने बेरहम नहीं है पेपर बनाने वाले कि यार ये वैल्यूज पूछ लेंगे आप लोगों से, ठीक है। चलिए अब देखो यार यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको जो दे रखा है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल का दे रखा है, इज मिक्स्ड विद 60 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ये होता है डिप्रेशन मतलब डेल्टा टी एफ, और ये पूछ रहा है आपसे टी एफ। तो कुछ नहीं यार, आप पहले क्या करो, मोलालिटी निकाल लो। मोलालिटी निकाल ली तो देखो 45 अपॉन इसका मोलर मास कितना, 62 मोल्स निकाल लिए, और मोल्स अपॉन वेट करना है आपको। वेट कितना है, 600 ग्राम है, तो 0.73 अपॉन ग्राम है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह इसने मोलालिटी निकाल ली, ठीक है। आप ये समझो जो मैं समझा रहा हूँ है ना, ये अलग लेवल पे चलता है एनसीईआरटी। आप ये समझो जो मैं समझा रहा हूँ ना, आपने वेट ग्राम में ले लिया, ग्राम में नहीं लेना था, केजी में लेना था, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब देखो ये के एफ ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये क्वेश्चन में देना चाहिए उन्हें, क्वेश्चन में देंगे ये लोग है ना, आपके पेपर में भी आएगा, नीट हो, जेई हो, बोर्ड्स हो, ये लोग देंगे, ठीक है। पानी का ये, और इनटू मोलालिटी कर दी तो डेल्टा टी एफ आ गया। अब पानी फ्रीज किस पे करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 273.15 केल्विन पे। इसमें से हम माइनस कर देंगे डेल्टा टी एफ, तो हमारे पास आ जाएगा टी एफ, ये टी एफ आ गया। क्लियर है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, वही मास निकालने का, ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब जो यार आपकी प्रॉपर्टी आ रही है वो आ रहा है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यार ऑस्मोसिस पहले बात तो होता क्या है। अब यार ये हम जनरल फिनोमेना है, हम लोग हमारी लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे देखो आप क्या करना है, एक्सपेरिमेंट भी करना है ना, मैंगोज लेना, उसको यार आप लोग नमक के पानी में डाल देना, तो वो क्या कर जाएंगे, सुकड़ जाएंगे वो, ठीक है। अच्छा और क्या करना, जैसे जो यार फ्लावर हो जो ऑलरेडी सुकड़ा हुआ हो, उसको क्या करना, पानी में डाल देना, तो वो रिवाइव हो जाता है, ये सारे के सारे फिनोमेना किसके हैं यार, ये सारे के सारे फिनोमेना ऑस्मोसिस के हैं, सारे फिनोमेना किसके हैं, ऑस्मोसिस के। इन सब में ही एक चीज कॉमन रहती है, वो क्या रहती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखो यहाँ पे ये समझा रखा है, कौन सी रहती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, वाटर को तो पास होने देती है, जैसे मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स, बट द पासेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट इज हिंडर्ड। बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को पास होने देगी, लेकिन सॉल्यूट को पास नहीं होने देगी, ठीक है। अब देखो यार ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। जहां पे भी यार ज्यादा अमाउंट रहेगी सॉल्वेंट की, वो वहां से जाएगा ऐसे सॉल्यूशन में जहां पे कम अमाउंट रहेगी सॉल्वेंट की। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस, जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम योर सॉल्वेंट
टू सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब देखो यार, अब एक टर्म आ रहा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कौन सा टर्म आ रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए यार, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपका क्या है? सॉल्वेंट है, ये आपका क्या है? सॉल्यूशन। तो जो और बीच में क्या लगा रखी है? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो कहां से कहां तक ट्रैवल कर रहे हैं? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। ये आपके कौन है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अब सपोज करो आपको ये जो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रोकना है, तो आप क्या करोगे? आप इस साइड, दूसरी साइड आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे थे ना, उनको रोकना है, तो आपने दूसरी तरफ प्रेशर लगाया। दूसरी तरफ प्रेशर कितना लगा रहे हो आप? पाई प्रेशर एक्स्ट्रा लगा रहे हो, पाई प्रेशर। इस पाई प्रेशर को ही बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए डेफिनेशन क्या है? This pressure that just stops the flow of solvent is known as osmotic pressure of the solution। मतलब अगर आपको ऑस्मोसिस रोकना है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा दूसरी साइड पे, और उस प्रेशर को क्या बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यही सब यार समझा रखा है इधर, और ऑस्मोटिक प्रेशर की ये प्रॉपर की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अच्छा अब देखो यार, ये क्या बोल रहा है? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from dilute solution to the concentrated solution along across a semi permeable membrane is due to osmosis। सही बात है। देखो यार, ऑस्मोसिस या तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहा है, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जा रहा है, वो भी ऑस्मोसिस है। क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट की मात्रा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो सॉल्वेंट जहां पे ज्यादा है वहां से कहां जा रहा है? जहां पे सॉल्वेंट कम है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। सही है, ठीक है। अब देखो यार, ऐसे ही ये इधर बोल रखा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है किसके? मोलारिटी के, है ना, ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का ये फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ठीक है, सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी। हम लोग सी क्या लेके हुए चल रहे हैं? यहाँ पे मोलारिटी लेते हुए चल रहे हैं। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर है टी, केल्विन में आप लोगों को लेना है। अब कुछ नहीं यार, इधर अपने मोलारिटी होती है ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये आपने मोलारिटी लिख दी। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स को लिख दिया इसने W2 अपॉन M2। बस ये कुछ नहीं यार, ये अगेन मोलर मास निकाल लिया हमने। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यार मेन काम यही होता है कि हम मोलर मास निकाल सकें सॉल्यूट का। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे ये सारे के सारे ये बोल रहा है कि हम मोलर मासेस अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे वाइडली यूज्ड होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है, क्योंकि यार ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग मोलैरिटी ले रहे हैं, और बाकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या थी? मोलैलिटी। तो मोलैरिटी ज्यादा प्रेफर करते हैं एज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, देखो दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड बोल रहा है। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज द एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स। और अदर मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बात तो रूम टेम्परेचर पे ही काम हो जाता है। कोई यार बॉइलिंग नहीं करना है, कोई डिप्रेशन नहीं करना है, कोई फ्रीजिंग नहीं करनी है। और मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। मोलैरिटी हम लोग जनरली ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखो यार, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, टू सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो उसे बोलते हैं हम हाइपरटोनिक। इधर क्या रह जाएगा? इधर आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, और हाइपोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है? कम रहता है। तो ऑस्मोसिस स्टार्ट करने से पहले यार मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे, जैसे आप मैंगो को रख दो किसी ब्राइन सॉल्यूशन में, एक्वस NaCl सॉल्यूशन में रख लो, या फिर आपका जो लीफ है जो ऑलरेडी मुरझाई हुई है उसको पानी में रख दो तो वो ठीक हो जाती है। तो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? तो सारे एग्जाम्पल हैं ऑस्मोसिस के। उन सब में क्या हो रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यार, ये आप लोगों का एग्जाम्पल दे रखा है अगेन, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, है ना, और इसमें आगे पूछ रहा है मोलर मास पूछ रहा है। तो अगेन आपको क्या क्या दे रखा है? देखो ये वॉल्यूम दे रखी है। ठीक है, ये आपको 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन दे रखा है, और बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको दे रखा है। अब देखो बार में है वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर बार में दे रखा है, तो आप आर की वैल्यू कौन सी यूज करोगे? 0.0831। ये कब करते हैं हम लोग? बार में। और सपोज करो पाई आपको एटीएम में दे रखा होता तो हम लोग कौन सी वैल्यू यूज करते? 0.0821। तो हम कौन सी यूज करते? एटीएम में दे रखा होता तो ये यूज करते। देखो यहाँ पे क्या यूज कर रखा है? 0.0831।
ठीक है, तो यहां से हमने मोलर मास निकाल लिया, करेक्ट है। चलिए, तो देखो ये अब इधर यही बोल रहा है, द फिनोमेना मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। एक रॉ मैंगो को आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रखोगे, है ना, तो क्या करता है, लूजेस वाटर, वो वाटर लूज कर देता है, तो मैंगो से वाटर चले जाता है तो वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है ना, सुकुड़ जाता है बेचारा, ठीक है। और यही बोल रहा है कि यार विल्टेड फ्लावर्स को, जो सुखड़े हुए फ्लावर्स को अगर आपको रिवाइव करना है तो उनको क्या कर दो, फ्रेश वाटर में रख दो, तो बाहर से फ्रेश वाटर, बाहर ज्यादा पानी है तो वहां से अंदर आ जाएगा फ्लावर के अंदर, तो वो बढ़िया वापस से सही सा हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर रखी हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो जैसे है ना, आपको ये भी बोल रखा है कि ब्लड सेल्स होते हैं स्वेल कर जाते हैं ड्यू टू वाटर फ्लो इन देम बाय ऑस्मोसिस, सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन देयर टिश्यू सेल्स। बेसिकली कोई बहुत ज्यादा यार नमकीन खाना खाता है तो उसके टिश्यूज के अंदर पानी जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है किस रीजन की वजह से, यही ऑस्मोसिस की वजह से। तो इसकी वजह से एक कंडीशन आती है जो फफीनेस या फिर स्वेलिंग होती है, इसे बोलते हैं एडिमा, ठीक है, इसे बोलते हैं एडिमा, ठीक है। तो यही सारे कुछ प्रोसेसेस आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट क्या है, अब रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का नाम सुना है आप लोगों ने, हेमा मालिनी जी ऐड करती हैं उनका, है ना। तो अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, हम लोग ऑस्मोसिस के उल्टा चल रहे हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, ठीक है। तो देखो, अगर आपको ऑस्मोसिस रोकना था तो आप कौन सा कितना प्रेशर लगा रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे थे। अब अगर आपको ऑस्मोसिस की डायरेक्शन ही चेंज करनी है तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही यार हमारे काम आता है जो हमारा गंदा पानी होता है उसको साफ करने में। देखो क्या हो रहा है, ये सॉल्ट वाटर है, ये आपका फ्रेश वाटर है, ये आपका सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर मतलब यहाँ पे कुछ कुछ इंप्योरिटीज हैं, कुछ कुछ क्या है यहाँ पे, ये मैंने इंप्योरिटीज दिखा दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अगर कायदे से अगर नॉर्मल ऑस्मोसिस हो रहा होता तो क्या होता, फ्रेश वाटर में ज्यादा आपके पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो यहां से जाना था, ये होता आपका ऑस्मोसिस। फ्रेश वाटर में ज्यादा है ना सॉल्वेंट, तो जहां पे ज्यादा रहेगा सॉल्वेंट वहां से जाएगा दूसरी तरफ, करेक्ट, ये रहता ऑस्मोसिस। लेकिन हमको ये नहीं कराना है, हमको यार साफ पानी को सॉल्ट वाटर से क्यों मिक्स करेंगे यार हम, ये हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, इस सॉल्ट वाटर का जो पानी है, मतलब इंप्योरिटीज हटानी है इसमें से, और जो इसमें पानी है वो हमको फ्रेश वाटर में लेके जाना है। तो हम यहां पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाते हैं, देखो इस पिस्टन से बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे, तो क्या होगा, यहां से जो पानी है, जो वाटर है, वो तो सॉल्ट वाटर से लेके फ्रेश वाटर में चले जाएगा। और ये क्या है, एसपीएम लगा रखी है, तो एसपीएम से जो आपकी इंप्योरिटीज है वो तो पास नहीं हो पाएंगी। तो एक तरीके से हमने क्या कर दिया, हमारा जो पानी है उसको साफ कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शन रिवर्स करनी है ऑस्मोसिस की तो आप रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगाओगे, ठीक है। द प्रेशर रिक्वायर्ड इज क्वाइट हाई, बहुत ज्यादा हमको प्रेशर लगाना पड़ता है। और अगेन मेम्ब्रेन कौन सी ले रहे हैं हम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, सेल्यूलोज एसिटेट इज परमिएबल टू वाटर, मतलब वाटर को पास होने देगी, बट इम्परमिएबल टू इंप्योरिटीज एंड आयंस प्रेजेंट इन सी वाटर, तो उनको पास नहीं होने देगी, तो बेसिकली आपका पानी इससे क्लीन हो जाएगा। ऑलराइट, चलो ये हो गया यार। अब आप इंटेक्स क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो यार, एबनॉर्मल मास, यहीं से ही यार हमारा कॉन्सेप्ट आता है, मे बी आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो, कोई दिक्कत नहीं सुना तो भी, वेंट ऑफ फैक्टर का यहीं से ही कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई। देखो यार, जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। और अभी तक हम जितना भी देखते हुए आ रहे हैं, जैसे हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर देखा, देखो यहाँ पे जैसे हमने पाई देखा, तो पाई इक्वल्स टू CRT। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो पाई इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख दूं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, RT मोलारिटी। अच्छा, इधर जरा हम मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम RT, ये लिख सकते हैं। तो देख जरा सारी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करोगे तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलर मास, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ये सारे क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सपोज करो, जैसे यहाँ पे इधर एग्जाम्पल भी दे रखा है कि आपने यार KCl को डिसॉल्व करा पानी में, KCl को डिसॉल्व करा पानी में। अब KCl हमें पता है एक इलेक्ट्रोलाइट है,
है ना, सॉल्ट है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये टूट जाएगा अपने आयंस में K+ और Cl- में। तो यार आपको क्या पता था, आपने तो यार एक मोल डाला, एक पार्टिकल डाला KCl का, तो आपके हिसाब से जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल के हिसाब से आएगी ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो आपने आपके हिसाब से कितने पार्टिकल डाले, एक KCl का मॉलिक्यूल, लेकिन वो अंदर जाके पानी में जाके दो पार्टिकल्स में टूट गए हैं, K+ और Cl- से। तो मेरे को बताओ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का भी जो वैल्यू आएंगी वो अलग अलग आएंगी, आप एक पार्टिकल के हिसाब से अलग आएगी। लेकिन पानी में जैसे आपने डाला वो यार वो टूट गए, तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो जाएगी। ऐसे ही यही समझा रहा है, यही समझा रहा है। ऐसे ही सपोज करो आपने डाला इथेनोइक एसिड, ठीक है, मतलब जैसे हम एसिटिक एसिड बोल रहे हैं, उसको आपने डाला बेंजीन में। अब यार ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते एसिटिक एसिड क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है बेंजीन के अंदर, केवल बेंजीन के अंदर बनाता है, ध्यान रखना, केवल बेंजीन के अंदर। बेंजीन अगर सॉल्वेंट है तो एसिटिक एसिड क्या बना लेगा, डाइमर बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। तो आपको क्या लग रहा है कि यार आपने मान लो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपने डाले, तो आपके हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने के हिसाब से आनी चाहिए, दो पार्टिकल के हिसाब से, लेकिन उन्होंने तो यार डाइमर बना लिया, वो तो अंदर जाके एक ही पार्टिकल हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम लोगों को ये एक फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि यार कब चीजें डिसोसिएट हो रही हैं, कब चीजें एसोसिएट हो रही हैं। जैसे मैं KCl पानी में डाल रहा था तो वो दो आयंस में डिसोसिएट हो रहा था, जैसे मैं एसिटिक एसिड बेंजीन में डाल रहा था तो वो एसोसिएट कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स उसके आके जुड़ रहे थे। तो इसके चक्कर में आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है वेंट ऑफ फैक्टर का। तो आप लोग जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करोगे वो अलग अलग आएगी, क्योंकि पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही अलग अलग आएगी, तो जो मोलर मास है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास निकालते थे सॉल्यूट का, वो भी अलग अलग आएगा। उसे ही क्या बोला जाता है, एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बोला जाता है, एबनॉर्मल मोलर मास। गड़बड़ है मतलब मोलर मास में, गड़बड़ है मतलब मोलर मास में। अब देखो यही आ रहा है आपका वेंट ऑफ फैक्टर। इनके क्या फॉर्मूले हैं, ये है वैसे तो बेसिक सबसे फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, कितने पार्टिकल्स बाद में बने हैं, अपॉन कितने पहले थे। जैसे KCl था तो KCl पहले कितना था, 1, जैसे आपने पानी में डाला तो कितने बन गए, 2, तो आफ्टर कितना हुआ, 2, पहले कितना था, 1, तो आई कितना आ जाएगा, 2/1, कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इसीलिए ही जो आपके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो भी अलग अलग आने लग जाती हैं। तो देखो यार ये फॉर्मूला है, या तो यार देखो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मतलब जो यार हम जैसे निकालते हैं एसिडिक एसिड का, जैसे आप निकालोगे नॉर्मली तरीके से। एबनॉर्मल मतलब जो वो एसोसिएट होने के बाद हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये क्या रहेगी, एक्सपेरिमेंटल। ये बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, अपॉन कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आप लोग अभी तक निकालते हुए आए हो, जो अब तक अभी तक आप नेचुरली निकालते हुए आए हो वो। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपका ये अलग अलग आएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा आपका वो एसोसिएट कर रहा है मॉलिक्यूल या फिर डिसोसिएट कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो हम लोगों को वो वेंट ऑफ फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। टूटेंगी चीजें तो कुछ और रहेगा, एसोसिएट होंगी तो चीजें कुछ और रहेगा। तो देखो हम लोगों ने हर किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को I से मल्टीप्लाई कर दिया है, ताकि हमारे पास हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो करेक्ट आए। वो कंसिडर करे कि वो पार्टिकल टूट रहा है या फिर पार्टिकल जुड़ रहा है, एसोसिएट हो रहा है या फिर डिसोसिएट हो रहा है। क्लियर है, चलिए तो देखो अब यार यहाँ पे है ना एक गड़बड़ है। यहाँ पे इन्होंने I की वैल्यू निकालते कैसे हैं ये नहीं समझाया है, ये नहीं समझाया। तो देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, फिर जो आपके एग्जाम्पल्स हैं मैं उनमें भी आपको अप्लाई करना सिखा दूंगा। जब डिसोसिएशन होता है तो आप I कैसे निकालते हो, 1 + IN-1 इंटू एल्फा। देखो एल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब यार जैसे 40% डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4। ऐसे अल्फा क्या है आपका, डिग्री ऑफ डिसो। अच्छा एन क्या है, जैसे मान लो KCl था तो ये कैसे टूट रहा था, K+ + Cl- में। तो एक मोल KCl का कितने आयंस में टूट रहा है, 1 और 1, कितने में, 2। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 है। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग निकालते हो। जैसे आपको सपोज करो जैसे MgCl2 दे रखा है तो ये कैसे टूटेगा, Mg + 2 में
और 2 क्लोरीन माइनस के आएंगे। यहाँ पे कितने आयंस बन रहे हैं, एक इसका 2 इसका, तो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं ना, तो इनकी वैल्यू क्या है 3। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन की। ठीक है, अच्छा एसोसिएशन की भी बात कर लेते हैं यार जरा। अगर एसोसिएशन हो रहा है, अगर एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, तो जो आप आई निकालते हो वो क्या करते हो, 1 प्लस, अब जैसे देखो n था ना वहां पे, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, यहां पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 इनटू अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा तो वही है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा इस केस में। और जो आपका n है, n जैसे जैसे मान लो डाइमर बना रहा है तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो n कितना है 2। जैसे ट्राइमर बना रहा है, हालांकि इतना काम नहीं आएगा, डाइमर तक ही चीजें फिक्स रहती हैं, n कितना हो जाएगा 3। 4 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो n क्या हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे यार ये एनसीईआरटी में बताया ही नहीं है फॉर्मूला, लेकिन इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। देखो मैं आपको एप्लीकेशन सीधा सीधा बताऊं, अब यार यहाँ ये करने बैठोगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स इन्होंने बना रखा है, बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा है। मैं आप लोगों को बहुत आराम से जो मैंने ऊपर 2 फॉर्मूले लिखे हैं उसकी हेल्प से बता देता हूं। देखो 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolved in 25 ग्राम ऑफ बेंजीन shows a depression in freezing point equal to इतना। ठीक है, आपको डिप्रेशन डेल्टा टीएफ दे रखा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी आपको बेंजीन का दे रखा है इतना। बोल रहा है परसेंटेज एसोसिएशन, है ना, मतलब अल्फा एसोसिएशन हो रहा है। देखो यार अल्फा डिसोसिएशन के केस में मैं बोल रहा हूं उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा में एसोसिएशन के केस में मैं बोल रहा हूं उसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, चलो अब देखो सीधा सीधा देखो, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, इसे देखो। अब यार यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा क्या करो डेल्टा टीएफ निकालो। डेल्टा टीएफ क्या फॉर्मूला हो चुका है अब, अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर को भी कंसिडर करना है तो क्या फॉर्मूला, आई इंटू एम इंटू के एफ। इसकी यार मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, इसकी मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। देखो डेल्टा टीएफ क्या दे रखा है 1.62, आई मुझे निकालना है, मोलालिटी निकाल सकता हूं, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है। तो अब बेंजोइक एसिड का जब मोलर मास निकालो तो क्या आएगा 122। तो देखो उसके मोल्स कितना आ रहे हैं 2 अपॉन 122, मोल्स लिख दिए। मेरे को मोलालिटी लिखनी है तो मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 25 ग्राम है ना, तो ये क्या कर दिया 25 और ऊपर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। और मेरे को केएफ की भी वैल्यू दे रखी है, देखो केएफ की भी वैल्यू दे रखी है कितनी है 4.9। क्या यहां से मैं आई निकाल सकता हूं, बिल्कुल। आई जब निकालोगे तो ये आएगा आपका 0.05, नहीं ये आएगा 0.5041, ये आएगा। ठीक है, मैंने यार कैलकुलेशन कर रखी है, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से। अब देखो आपको क्या करना है, एसोसिएशन करना है, एसोसिएशन हो रहा है तो उसमें आई का क्या फॉर्मूला था 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये था। अब हमें पता है जो बेंजोइक एसिड है, मतलब कोई सा भी ऑर्गेनिक एसिड होता है ना, वो बेंजीन में डाइमर ही बनाता है। क्या बनाता है, डाइमर। तो n की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो वैल्यू डाल दो यार यहाँ पे 0.5041 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू एल्फा, तो यहां से एल्फा आ जाएगा, करेक्ट। तो यही तो पूछा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहां पे यार बैंड बजा रखी है उन्होंने, कुछ नहीं, पहले मोलर मास निकाला, फिर ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, वो सब करके इन्होंने आई निकाला, है ना। फिर ये लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो एसोसिएशन के केस में। ठीक है, मैंने यार सीधा डेल्टा टीएफ यूज करके आई एम के एफ कर दिया, तो मैंने आई निकाल लिया और आई का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला तो मेरे पास अल्फा आ गया। और डाइमर बना रहा था मुझे पता था, तो एन की वैल्यू क्या है 2 है, करेक्ट। ऐसे ही देखो सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, जैसे देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपका ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी इतना is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for the strength is इतना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम का भी इस्तेमाल ले रहा है, पहले समझो। आप पहले क्या निकालो, मोल्स निकालो, किसके, एसिडिक एसिड के। आपको वॉल्यूम दे रखी है, आपको डेंसिटी दे रखी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मास आ जाएगा। देखो मास आ गया, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम ना, तो मास क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन मोलर मास से करा तो मेरे पास क्या आ गए मोल्स आ गए, मेरे पास क्या आ गए मोल्स। मैंने मोल्स से आपको 1 लीटर पानी दे रखा है तो मैंने यहां से मोलालिटी भी निकाल ली। अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा टी एफ इज वॉट आई एम के एफ, करेक्ट है। डेल्टा टी एफ दे रखा है आपको 0.0205 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में एक ही बात है, चेंज दोनों में सेम रहता है। आई
निकालना है, m आपने निकाल दिया 0.0106 और kf आपको दे रखी है वैल्यू kf की, अच्छा नहीं दे रखी है ना, अच्छा वाटर ले रखा है तो आपको ये अज्यूम कर रहा है कि पता होनी चाहिए, हालांकि देगा ये क्वेश्चन में है ना 1.86। क्या निकालोगे यहाँ से i, इसने kf की वैल्यू नहीं दे रखी है, ये अज्यूम कर रहा है कि आपको पानी का kf पता है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये देगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास i आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा i आ जाएगा। अब सीधा सीधा हमसे क्या पूछा था, वेंट ऑफ फैक्टर, तो वेंट ऑफ फैक्टर आ गया हमारे पास, बिल्कुल। अब क्या पूछ रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट में देखो अब ये बैंड बजा रहा है, इतने सारी कैलकुलेशन कर रहा है, मेरे पास अगर i आ चुका है तो क्या मैं डिसोसिएट हो रही है, तो डिसोसिएशन में क्या फॉर्मूला था, 1 + n-1 × अल्फा, ये था। अब देखो एसिटिक एसिड ले रखा है, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि भैया एसिटिक एसिड ले रखा है तो एसोसिएट होने चाहिए थे ना, डाइमर बनना चाहिए था, लेकिन वो कब बनता है, बेंजीन के केस में। ये क्या है, पानी में तो वो टूटेगा, और कैसे टूटेगा, 2 आयंस में टूटेगा। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो रखो i की वैल्यू आपके पास आ गई 1 + 2 - 1 × अल्फा, तो यहां से अल्फा आ जाएगा आपके पास, i आ चुका है, अल्फा भी आ चुका है, अल्फा आ गया ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। अब जो आपका एसिड है वो टूट रहा है, उसका जो कांस्टेंट निकालना है, वीक एसिड का कांस्टेंट क्या बोलते हैं हम, Ka, उसकी वैल्यू क्या होती है, C अल्फा × C अल्फा अपॉन C × 1 - अल्फा, ऐसे करके निकाल सकते हैं आप लोग। वॉल्यूम दे रखिए, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फा की आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर रखा है, आपको लोग कुछ नहीं, बस ये चीज़ लगाओगे आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो बस यार इतना ही था चैप्टर में। आई होप यार अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीज़ें, हम लोगों ने एक एक चीज़ आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है, और एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो भी मैं अंडरलाइन करते हुए चला हूँ, और ईजी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी की लैंग्वेज काफ़ी समय टफ पड़ सकती है, लेकिन उसको इस सीरीज के हेल्प से मैं सिंप्लीफाई करके आपको दे दूंगा। आप ये सीरीज रिगरसली फॉलो करो। देखो यार बोर्ड्स में तो हेल्प होगी, बिल्कुल होगी यार, बोर्ड्स में तो हेल्प होनी है। एज वेल एज यार अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यार, और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो इसको रिगरसली फॉलो करो। अगर यार आपने कोई चैप्टर मान लो आपको आता है ना, लेकिन उसकी भी आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री की भी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक की भी, ऑर्गेनिक की भी, ठीक है। तो आप मे भी चाहें तो यार थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा के 1.25 पे या फिर 1.5x पे भी आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, काफ़ी आप लोगों की हेल्प होगी। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक तो सब्सक्राइब भी कर देना। ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।